हाँ देखो भाई, कल लास्ट में हम कहाँ तक थे? देखो थोड़ा सा लास्ट में हम पहुंचे थे कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। और लास्ट पॉइंट लिखा था कि 1 नवंबर 1956 के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। अब थोड़ी सी बात, हम व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें हैं, 5-7 पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? इजी से इजी क्वेश्चन है। तो उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि राजस्थान वैधानिक रूप से जब बना था, उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ध्यान कर लेना, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं कि तब लगभग लगभग 30 मार्च 1949, उस दौरान मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री के साथ साथ आप मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको एक शब्द और ध्यान में रखना है। और 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तब नाम आता है गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान रखना, मैं पॉलिटी वाला पार्ट नहीं बता रहा, लेकिन यहां से जुड़े हुए 3-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये शुरुआत हम कहां से करें? जैसे पहला नॉर्मल सा पॉइंट आपसे पूछ सकता है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। इजी से इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तब नाम आएगा हीरालाल शास्त्री। ध्यान रहे, नित का मतलब है कि चुनाव वगैरह नहीं हुए थे, अपने में से ही किसी को नियुक्त किया जाना। जैसे आप कभी न कभी सुना होगा, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वरना आप एमपी चुनकर जाएंगे, उनको जनता ही चुनती है। लेकिन वहां पर अगर आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना, मनोनीत का मतलब चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले ही किसी को मनोनीत किया गया था। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल पूछ सकता है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचित का मतलब 1952 में चुनाव हुए थे, और चुनाव के पहला जो मुख्यमंत्री बना था उसका नाम आता है टीकाराम पालीवाल। याद करो, कल लास्ट में चलते चलते हम इन्हीं की चर्चा कर रहे थे कि 1952 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने, अगर हम बात करते हैं, सर्वे सर्वा जिस व्यक्ति को घोषित किया उसका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहे थे, और सबको पता था कि कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? जय नारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया और दोनों जगह से चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए तब भी वर्चस्व में कमी तो नहीं आई किसके? तो सेंटर की जो सरकार थी, उन्होंने जय नारायण व्यास से कहा कि आप अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को जो आपके पक्ष का हो उसको राजस्थान का क्या बना दूं? सीएम, मुख्यमंत्री। अब जय नारायण व्यास ऐसे व्यक्ति को बनाना चाह रहे थे जिसकी राजनीति में कोई बहुत बड़ी छवि नहीं हो, क्योंकि आपको तो सोचो, अगर बड़ी छवि होगी तो हो सकता है कि आगे चलकर वो किसको नुकसान दे? जय नारायण व्यास को। यही वर्तमान राजस्थान में हुआ। अगर हम बात करते हैं, सेंटर वाले नेता ये नहीं चाहते थे कि कोई एक ऐसा नेता जिसको मुख्यमंत्री बना दें, उसकी जबरदस्त छवि है तो कालांतर में वो हमें ही नुकसानदायक होगी। याद करो, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना है कभी? सेंटर में जब लाल कृष्ण आडवाणी थे और उस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो गुजरात दंगे हुए थे, और गुजरात दंगे को मुख्य जो कहते हैं कि दोष है वो नरेंद्र मोदी पर मढ़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को राजधर्म सिखाया था, और उस दौरान वाजपेयी चाह रहे थे कि गुजरात का मुख्यमंत्री हटा दें। किसको? नरेंद्र मोदी को। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने मना कर दिया कि नहीं, अगर आप इनको हटा रहे हो तो मैं अपने गृह मंत्री का पद भी छोड़ दूंगा। वो अलग बात है कि फिर चलते चलते लास्ट में मोदी जी आए और उन्होंने किनको हटा दिया?
लालकृष्ण आडवाणी को हटा दिया। तो राजनीति में जब ऐसे लगने लग जाता है कि धीरे धीरे इसका वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पर कंट्रोल किया जाता है। और कुआवत तो यहां तक के भी कहते हैं कि राजनीति एक खेल है, खिलाड़ी खेलते हैं और मूर्ख चर्चा करते हैं, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे को मारना ही पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में राजतंत्र होता था, राजतंत्र में अगर हम बात करते हैं, जब तक सामने वालों को मारोगे नहीं तब तक आप शासन का कार्य नहीं कर सकते। यही राजनीति है। वर्तमान में देख लो, आरएलपी, खियूसर विधानसभा, वर्तमान में चुनाव में आरएलपी से चुनाव कौन लड़ रहे हैं? कनिका नाम है क्या, कनिका बेनीवाल, उनके सामने प्रत्याशी कौन है? रेवत राम डांगा। रेवत राम डांगा है, वो प्रधान है कौन सी पार्टी से? आरएलपी से। सोचो आपको, जिससे हनुमान बेनीवाल ने सभी सदस्यों को जोड़कर उनको प्रधान बनाया, वही कालांतर में बीजेपी के सामने जाकर किससे चुनाव लड़ रहा है? हनुमान बेनीवाल से। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, हम जरूर ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें ये भावना है, ये भावना है। राजनीति में भावना की कदर नहीं होती। राजनीति में एक दूसरे को आप कैसे पराजित कर सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो, वही कार्य होता है। तो जयनारायण व्यास ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिनका राजनीति कोई भारी बड़ी अप्रोच नहीं है, और परिणाम ये हुआ, उनको नजर आए कौन? इन्होंने टीकाराम पालीवाल का नाम आगे कर दिया। जो व्यक्ति मंत्री बनने के बारे में नहीं सोच रहा था ना, सीधा ही क्या बन गया? मुख्यमंत्री। अब देखो फायदा क्या हुआ, 6 महीने के भीतर कोई एक ठग विधानसभा है बांसवाड़ा में, वो जगह खाली हो गई, और खाली जगह पर चुनाव लड़ा किसने? और जयनारायण व्यास है, वो विधायक बन गए। जैसे ही विधायक बने तो टीकाराम पालीवाल ने अपना वादा निभाया और इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही त्यागपत्र दिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बन गए? जयनारायण। अब कहते हैं कि जयनारायण व्यास को भी लगा कि देखो सीधा इनको हटाया है तो कोई न कोई पद इनको भी मिलना चाहिए। तो जयनारायण व्यास ने टीकाराम पालीवाल का ख्याल रखा और इसको राजस्थान का क्या बना दिया? उप मुख्यमंत्री। सोचने की बात है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन थे? टीकाराम पालीवाल। एक और क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बताया मैंने? वैसे राजस्थान में टोटल मनोनीत मुख्यमंत्री कितने बने? 3। पहला हीरालाल शास्त्री, दूसरा CS वेंकटाचार्य, और तीसरा कौन था? जयनारायण व्यास। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में मुख्यमंत्री बना है? जयनारायण व्यास। अब यहां पर मैं आपको 4 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं, गौर करें। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में मुख्यमंत्री रहा, जयनारायण व्यास। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 5-7 पॉइंट है जिन पर आपको गौर करना है। फिर इससे रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है, राजस्थान की प्रथम दलित मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? दलित का मतलब SC/ST से रिलेटेड। तो राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम आता है जगन्नाथ पहाड़िया। भरतपुर से रिलेटेड थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है उस पर गौर करना। ये पूछ लेता है, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। अल्पसंख्यक बोल दो या इसी को ही दूसरा नाम बोल दो, मुस्लिम। तो राजस्थान के प्रथम बोल दूं या एकमात्र, क्योंकि एक ही बना है अब तक। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? बरकतुल्ला खां। जैसे हम इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे ना, तो इसकी एक उपशाखा है जिसका पहला नाम था बरकतुल्ला खां उपशाखा। वर्तमान में नाम बदल दिया है, बाबा रामदेव उपशाखा के रूप में जाना जाता है।
दूसरा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तब भी नाम इन्हीं का ही आएगा, बरकतुल्ला खां। एलडीसी की एग्जाम में बड़ा शानदार क्वेश्चन आया और क्वेश्चन था कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस दौरान भी राजस्थान के मुख्यमंत्री, इसका मतलब बरकतुल्ला खां से रिलेटेड आप कम से कम 4 क्वेश्चन बना सकते हो। पहला, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री। दूसरा, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री। तीसरा, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान 1971 भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उस दौरान भी मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्ला खां। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड और चर्चा करते हैं। कार्यकाल के आधार पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है सबसे लंबा कार्यकाल। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें सबसे लंबा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा है, तब नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा माना जाता है। अगर आपने सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ में आपको छोटी सी बात ये भी ध्यान में रखनी होगी, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का नाम आता है हीरालाल देवपुरा। ध्यान रखना, एक तो है हीरालाल शास्त्री, वो अलग है, ये है हीरालाल देवपुरा। 16 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, तो सबसे कम कार्यकाल तो हीरालाल देवपुरा। परेशान करेगा यहां ऑप्शन में ये मिलेगा आपको हरिदेव जोशी। अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं सर, हम दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओगे, उसका प्रेशर, फिर थोड़ी तैयारी का प्रेशर, और उस प्रेशर में इन दोनों में फर्क महसूस नहीं कर पाओगे। हरिदेव जोशी नजर आएगा, तो गौर कर लेना, सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, मोहनलाल सुखाड़िया। फिर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तब नाम आता है भैरों सिंह शेखावत। अब ध्यान रहे, इसमें एक शब्दावली चेंजमेंट करता है, और वो क्या लिखता है, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो भारत का उपराष्ट्रपति भी रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, भैरों सिंह। और जितने भी मुख्यमंत्री हैं, इनमें कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं बना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम अथवा एकमात्र महिला मुख्य, तब नाम इंदिरा गांधी नहीं आएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये राजस्थान की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। फिर लास्ट आपसे पूछेगा इसमें कि वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा कहां से विधायक हैं, पक्का क्वेश्चन देख लेना कोई ना कोई एग्जाम में, सांगानेर से। मूलतः संबंध तो है भरतपुर से, लेकिन आपसे पूछेगा कि ये विधायक कहां से है, तब आपको बताना है कहां से, सांगानेर। अचानक नाम हमने ये भी लिखा, कौन सा, उप मुख्यमंत्री। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, टिक्काराम पालीवाल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तब आंसर होगा कमला बेनीवाल। 100% हम दिया कुमारी करके आएंगे, थोड़ा बहुत बचाव हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना क्योंकि अपने माइंड में यही बैठा हुआ है। 1998 में जब चुनाव हुए, उस दौरान राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। गौर करके देखो, 1998 में मुख्यमंत्री कौन, 2023 में मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत। वो तो थोड़ा सा आपस में खींचतान में मारे गए, वरना वापिस आपको यही पढ़ना पड़ता, वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत।
तो उस दौरान दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक तो बनवारी लाल बेरुआ और दूसरा नाम आता है किसका, कमला बेनीवाल। ये वही कमला बेनीवाल है, फिर आगे चलकर गुजरात की राज्यपाल बनी थी। उस दौरान बड़ा विवाद था। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री, तो दो हैं। एक तो दिया कुमारी, दिया कुमारी विधायक कहां से हैं, विदाधर नगर, और दूसरा नाम आता है प्रेमचंद बेरुआ, ये विधायक कहां से हैं, दूदू से। ध्यान रखना, दूदू पूरे भारत की, गौर करें, दूदू पूरे भारत की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है जो सीधा ही जिला बनी है पूरे भारत की। जैसे आपकी गांव है वो ग्राम पंचायत हो, पहले बजट में ग्राम पंचायत को कह दे कि हम इसको पंचायत समिति बना देंगे, वो पंचायत समिति बनी नहीं थी, उससे पहले सीधी घोषणा हो जाए कि आपके गांव की ग्राम पंचायत को सीधा ही क्या बना दिया जाता है, जिला बना दिया जाता है। वो अलग बात है कि जिसने जिला बनवाया उसी को ही जनता ने हरा दिया। नाम सुना है बाबूलाल नागर, वो यहां से विधायक थे कांग्रेस में, जनता को रास नहीं आया, नहीं हम एकाएक इतनी प्रगति नहीं चाहिए। रास के बाद देख लो, राजस्थान के बराबर तो जनता कहीं की हो ही नहीं सकती। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, सुना है नाम कभी? अब की बार जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने, उस दौरान मंत्रियों का विभाग का बंटवारा भी हुआ। पहली बार एक आश्चर्य तब हुआ जब यहाँ कोई विधायक नहीं बना था, सिर्फ चुनाव ही लड़ रहा था, क्योंकि एक सीट खाली रह गई थी वो, और वहां पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा शानदार गेम खेला कि जनता है इसको छोड़कर तो जा ही नहीं सकती। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही क्या बना दिया, मंत्री बना दिया। और अब वो निश्चिंत हो गए कि अब हारने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी की सरकार है, 5 साल यही रहेगी। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा था वो तो उनकी समझ में नहीं आई। रिजल्ट आया तब आश्चर्यचकित सब रह गए। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव क्या कर गए, हार गए। ये अब की बार अपने राजस्थान में हुआ है। एक और आश्चर्यजनक बात आपको मैं बताऊं, जब नवीनतम विधानसभा बन गई है तो टोटल सीटों की संख्या है 200। आज तक 2001 से लेकर 2024 तक 200 व्यक्ति कभी भी एक साथ नहीं बैठे, एक दो कमी मिले, 199, 195। अब देखने की बात तो ये है कि अब की बार 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, 7 ये जाते ही 200 होंगे, और 200 होने के बाद में कौन सा चला जाए कि किसी को। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड है ये, अब तक का रिकॉर्ड 2001 जब केआर ने इसका उद्घाटन किया था तब से लेकर आज तक टोटल एक साथ नहीं बैठे, कितने, कहीं ना कहीं पर इसमें एक दो कमी हो जाते हैं। अब ध्यान रख लेना, इसमें ये नॉर्मल नॉर्मल बातें बताई। अब एक बार फटाफट आप मेरे को बताओ, फिर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान का वह व्यक्ति जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रूपों में मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। आगे आप पढ़ोगे जय नारायण व्यास, उससे रिलेटेड और सर आपको बातें बताएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई बरकतुल्ला खां, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, प्रथम महिला व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहां से विधायक, सांगानेर से। ध्यान रखना ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, या इसी को जोड़कर पूछेगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले तो अशोक गहलोत का आता था, सरदारपुरा नाम सुना होगा, वहां से कोई ना कोई एग्जाम में मिला। फिर वसुंधरा राजे का क्वेश्चन आता था, चुनाव क्षेत्र है झालरा पाटन, और झालरा पाटन कहाँ है, झालावाड़ में। अब की बार इसका पूछेगा और ऑप्शन फर्स्ट में भरतपुर देगा, क्योंकि भजनलाल शर्मा का मूलतः संबंध कौन से जिले से है, भरतपुर से, जबकि चुनाव क्षेत्र आपसे पूछे तो आपको बताना है सांगानेर। आप इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखो, ये तो सीधे सीधे पॉइंट के रूप में ही आपको लिखने, फिर आगे जो हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। लिखो, राजस्थान की प्रथम
मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान की प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री आगे नाम लिखना आपको हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अगला पॉइंट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आगे नाम लिखना आपको टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो। राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो मनोनीत व निर्वाचित राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रूपों में मुख्यमंत्री बना। निर्वाचित व मनोनीत दोनों रूपों में मुख्यमंत्री बना। आगे नाम लिखना आपको जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री आगे नाम लिखना आपको जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री आगे नाम लिखना आपको जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट, राजस्थान के पहाड़िया अगला लिखना है राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक ब्रैकेट में मुस्लिम राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक ब्रैकेट में मुस्लिम मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक ब्रैकेट में मुस्लिम मुख्यमंत्री आगे लिखना है बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां। नेक्स्ट, एक नोट लगाते हुए लिखो बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। बरकतुल्ला खां एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। बरकतुल्ला खां एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। नोट में ही एक और पॉइंट लिखना है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971
भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे। बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे। तो हमने मनोनीत निर्वाचित अल्पसंख्यक देख लिया और दलित। नेक्स्ट लिखो, सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। आगे नाम लिखना आपको, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान रहे, मोहनलाल सुखाड़िया का एक क्वेश्चन आता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आंसर किसका आता है? मोहनलाल सुखाड़िया। अगला लिखो, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। आगे नाम लिखना आपको, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। आगे लिखना है, भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। सीकर जिले से रिलेटेड है, खासरियावास सीकर। नेक्स्ट लिखना है, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। महिला मुख्यमंत्री। आगे नाम लिखना आपको, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट, वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री। वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री। आगे लिखना है, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा, ब्रैकेट में लिखना है, भजनलाल शर्मा, ब्रैकेट में सांगानेर विधायक। ध्यान रहे, जब मुख्यमंत्रियों का नाम आ गया तो 10 पॉइंट हमने साथ में ही देखे, क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले, वरना नॉर्मल है, इतनी कोई टफ बातें मैंने आपको नहीं बताई। दो बातें हम उप मुख्यमंत्री की भी लिख लेते हैं साथ में। लिखो, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री। आगे नाम लिखना आपको, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम
राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, आगे लिखना है आपको कमला बेनीवाल। लास्ट, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, वर्तमान समय में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, सबसे पहले लिखना है दिया कुमारी, विद्याधर नगर विधायक। दूसरा लिखना है प्रेमचंद बेरुआ, प्रेमचंद बेरुआ। आगे लिखना है दूदू विधायक, प्रेमचंद बेरुआ दूदू विधायक। गौर करें, सुने ध्यानपूर्वक, राजस्थान के वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं, आंसर क्या होगा, दिया कुमारी। वर्तमान समय में राजस्थान के वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब तक सामान्यतया राजस्थान में जो मुख्यमंत्री था ना, उसी के पास में ही वित्त मंत्रालय रहता था। जैसे याद करो, जब तक अशोक गहलोत थे उस दौरान बजट प्रस्तुत कौन करते थे, अशोक गहलोत ही करते थे। वसुंधरा राजे थी, बजट प्रस्तुत कौन करती थी, वसुंधरा राजे। इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी। फिर और गौर करना, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है, तो परिवहन मंत्री कौन है, प्रेमचंद बेरुआ। मैं चार बातें वापस दिमाग में बिठा रहा हूं, गौर करें। राजस्थान के पर्यटन और वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रेमचंद बेरुआ है। अगर आपसे पूछे कि प्रेमचंद बेरुआ विधायक कहां से हैं, तो दूसरे, ध्यान रहे एससी कैटेगरी से हैं, इसलिए राजस्थान के प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री के रूप में भी किसे जाना जाता है, प्रेमचंद बेरुआ को ही माना जाता है। फिर अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में दिया कुमारी विधायक कहां से हैं, विद्याधर नगर से। एक लगभग 30-35 मिनट में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जब एक बात लिखी थी जियोग्राफी में कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, उस दौरान जिलों की संख्या कितनी लिखी थी हमने, 26। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो जितने भी मुख्यमंत्री, मोटी मोटी बातें थी वो सब मैंने आपको बताइए। अब उसी पार्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, पहले आपको ध्यानपूर्वक समझना है इसको। देखो, थोड़ी देर पहले हमने एक बात बोली थी कि 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में कुल जिलों की संख्या थी। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में 26वां जिला कौन सा बना, तो राजस्थान में 26वां जिला बना अजमेर। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना कब, तो ये बना 1 नवंबर 1956। ये बात तो हमने लिखी भी है, यहां तक अपने ध्यान में भी है। याद करो 1950 में जिले कितने थे, राजस्थान गठन के समय जिले कितने थे, 25 थे। और 1 नवंबर 1956 के समय जिले कितने थे, 26। क्लियर यहां तक। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले तो हम 33 तक जिलों का क्रम पढ़ेंगे, फिर जो कमेटी है उसके बाद में 33 से 50 जिलों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, ध्यान रहे आपको यही याद करके सुनाना है। अब पहले तो आपको सुनना है ध्यानपूर्वक, इसका मतलब पहले हम 33 तक चलेंगे, 26 के बाद में सीधी सी बात है राजस्थान का 27वां जिला बना, फिर 28वां जिला,
29वां जिला, 30, फिर नाम आ गया 31, 32वां जिला, और फिर कौन सा हो गया 33वां। इस प्रकार राजस्थान में प्रथम चरण में हम पढ़ रहे हैं टोटल कितने जिले, 33। अब सबसे पहले तो आपको ये गौर करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो, नवीनतम जिले बनने से पहले तो क्या करता था कि सीधा क्वेश्चन पूछता था राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बनाया गया, तो अगला संख्या देता था और हमसे क्या पूछ रहा था, नाम पूछ रहा था। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ लेता था कि करौली जिले का गठन कौन से वर्ष में हुआ। इसका मतलब दूसरा इसका शेड्यूल बनाने का तरीका हो गया, आपसे वर्ष पूछेगा। दो बातें तो ये ध्यान में रखनी है। फिर आजकल थोड़ा सा ट्रेड चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इसमें स्वरूप बदला है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछने लग गया, करौली जिले का गठन किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुआ। समझ रहे हो मेरी बात। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने। एक एग्जाम में और क्वेश्चन आया कि राजस्थान में निम्न में से जिले बनने का सही क्रम है, और उसमें ऑप्शन में 3-3 जिले दे दिए। जैसे ये तो क्रमबद्धता है, इसमें आगे पीछे कर दिए, और उसके बाद में पूछा गया कि इसमें सही कौन सा है। तो अब तक यहां से जो क्वेश्चन बने वो कितने बने हैं, 4। हम चारों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करेंगे। सबसे पहले तो इन जिलों का नाम देखेंगे, कौन सा जिला कब बना। 26वां जिला कौन सा बना, अजमेर। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का 27वां जो जिला बना था ना, वो बना था धौलपुर। थोड़ा सा माइंड में बिठाना है, 27वां जिला कौन सा, धौलपुर। इसके बाद में राजस्थान का 28वां जिला बना, इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का 29वां जिला बना दौसा। राजस्थान का 30वां जिला बना राजसमंद। राजस्थान का 31वां जिला बना हनुमानगढ़। राजस्थान का 32वां जिला बना करौली। राजस्थान का 33वां जिला बना प्रतापगढ़। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले बने हुए उन्हीं के बारे में। अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एग्जाम में क्या करता है कि इन जिलों का क्रम पूछ लेता है कि निम्न में से राजस्थान की जिले बनने का सही क्रम है। तो गौर करें, एक बार दोबारा देखें। 26वां जिला कौन सा बना, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन क्या करेगा कि राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना, हनुमानगढ़। अब यहां पर तो आप कर दोगे देखकर, लेकिन थोड़ा सा गौर करो। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि एग्जाम में जब तक आप इनको क्रमबद्धता अच्छे से याद नहीं करोगे तब दिक्कत होगी। क्योंकि 31वां यहाँ पर तो हनुमानगढ़ नजर आ रहा है, एग्जाम में ऑप्शन में ये भी नजर आएगा करौली, राजसमंद, हनुमानगढ़, और क्या नाम आ जाएगा, दौसा। तो कुछ एक ऐसा प्रयास करें कि इनकी क्रमबद्धता अच्छे से अपने दिमाग में बैठे। थोड़ा सा प्रयास मैं कर रहा हूं, क्या पता आप इसको अच्छे से याद कर पाओ। एक छोटी सी बात बताऊं, गौर करें। एक समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें पहला ही एक टॉपिक आता है परिवार। और परिवार में उन्होंने बताया कि परिवार सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। आराम से समझते हैं, एकल का मतलब हम दो और हमारे, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। संयुक्त परिवार का मतलब है उसमें आपको ताऊ जी भी देखने को मिलेंगे जिसको ग्रामीण क्षेत्र में बाबू बोलते हैं, चाचा जी भी मिलेंगे जिसको काको बोलते हैं। कहने का मतलब खूब सारे सदस्य होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। धीरे धीरे हम कौन से परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस संयुक्त परिवार की एक छोटी सी बात बताऊं जो इन जिलों से जोड़कर मैं आपको समझा रहा हूं। संयुक्त परिवार में बड़े भैया की शादी हुई, और जैसे ही बड़े भैया की शादी हुई तो घर में नए व्यक्ति के रूप में आगमन किसका हुआ, भाभी जी का। उनको घर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और उनकी पहली प्राथमिकता यही थी कि मैं अपने काम से इतना प्रभावित करूं कि यहाँ के लोग हैं वो मेरी भी प्रशंसा करें। तो सीधी सी बात है, तो वास्तविकता है। हम भी देखते हैं कि प्रारंभ में जिस रूप में आते हैं, जितना वर्क करते हैं, 3 महीनों में थोड़ी और गिरावट होती है, 6 महीनों में थोड़ी और गिरावट हुई,
और 1 साल के बाद में तो लगता ही नहीं कि ये आए, हमें लगता है कि हम ही आए हैं यहाँ पर। ऐसे ही एक छोटी सी बात बताऊं, इनको आप समझ पाओ। जैसे भाभी जी घर में आगमन हुआ, 2 या 3 दिन के बाद में उन्होंने क्या किया कि संयुक्त परिवार था तो घर के जो सदस्य थे, बड़े सदस्य थे, उनके कपड़े उठाए और धोना प्रारंभ कर दिया। जैसे वो कपड़े धो रही थी, रिश्ते में छोटे भैया यानी देवर सामने से आ गए। अब उनके बीच में हंसी मजाक चल रहा था। देवर ने देखते कहा कि भाभी जी ये आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप आए आए और अभी से आपने काम करना प्रारंभ कर दिया। भाभी जी ने भी अपना हक जताते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसे काम तो हम अपने घर पर भी करते हैं और यहाँ पर भी मेरा तो हक है। कहते हैं कि देवर मना कर रहा था और भाभी जी बार बार क्या कर रही थी कि ये मेरा हक है। मन ही मन भाभी जी ये भी सोच रही थी कि अभी धो रही हूँ, 6 महीने के बाद में आपके तो क्या, आपके भैया के कपड़े भी वही धोएंगे यहाँ पर। तो कहते कि उस दौरान उन्होंने एक शब्द काम में लिया, आज धोबा दो राज हक पर। मेरी बात पर गौर करें, आज के दिन ही तो धो रही थी, मैंने बताया ना समय बदलेगा। भाभी जी ने तो इतना ही कहा, आज धोबा दो राज हक पर, आज तो मेरा क्या है, हक है। आप ये लाइन याद कर लोगे ना, दोबारा देखें, आज धोबा दो राज हक पर, 26 से 33 जिले याद हो जाएंगे। चलो देखो, मैं शब्द लेकर आऊं, गौर करें। जैसे ये शब्द लिखा मैंने, आज धोबा दो राज किस पर, हक पर। आज तो मेरा क्या है, हक है। समय बदलेगा, आप भी देखना। अब अगर हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इनकी संख्या लिखनी है। जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब पहले मैं बता देता हूं, 26वां जिला, 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां जिला, 30वां जिला, 31वां, 32वां, 33वां प्रतापगढ़। नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान का 29वां जिला कौन सा बना, कौन सा हो जाएगा, तो सब बस एक छोटी सी लाइन आपको याद करनी थी, आज धोबा दो राज हक पर। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कर्मबद्धता से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से उसको सही कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, सन पूछेगा पर्टिकुलर, यानी एग्जाम में दे देगी, बताओ भी करौली जिले का गठन कौन से वर्ष हुआ। अगर हमने रट रखा है तब तो बता देंगे कि 1997, लेकिन आप खुद सोचो कि इतना कितना रटोगे आप। कहने का मतलब आपको कल्चर भी आपको ही पढ़नी है, डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। हिस्ट्री भी आपको ही पढ़नी है, जियोग्राफी भी आप ही पढ़ोगे, और फिर सब्जेक्ट है आपके, और सब्जेक्ट भी लगभग 10 है, तो वो भी पढ़ोगे। और सब्जेक्ट में भी ऐसा ही नहीं कि पढ़ना ही है, आपको तो रटना पड़ेगा। दंत सूत्र भी आप ही रटोगे, इसके अलावा और जितने भी पढ़ना तो आपको ही है। कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसा दिमाग में बिठोगी जिसमें आगामी समय तक, अपने वो लंबे समय तक याद रह से। जैसे यहाँ पर बैठा है, मैं हर जगह ट्रिक की बात नहीं बता रहा, लेकिन जहां पॉसिबिलिटी और जहां दिक्कत हो वहां पर बनाने में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दूसरा चरण हम पढ़ेंगे कि इनको सन कैसे याद करें। सबसे पहले तो इनको देखो, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, धौलपुर का नंबर कितना है, 2। इसके बाद में ये 3 जिले एक साथ ही बने थे। 3 कौन कौन से, बारां, दौसा, राजसमंद। गौर करें, बारां, दौसा, राजसमंद। शॉर्ट में हम इसको BDR भी बोल सकते हैं। RBD तो नाम सुना होगा, थोड़ा सा अटपटा है, BDR। ये एक साथ बने थे। हनुमानगढ़ जिला अलग बना था, करौली जिला अलग बना था, और प्रतापगढ़ जिला अलग बना था। इसका मतलब कौन से 3 जिले एक साथ बने, बारां, दौसा और राजसमंद। सबसे पहले हम देखते हैं धौलपुर। मैंने बताया कि धौलपुर का नंबर कितना है, पहले नंबर पर अजमेर और धौलपुर का नंबर 2। सिर्फ एक को याद करना है और मैं आपको याद करवाऊंगा। 2 से आपको ध्यान में रखना है कि धौलपुर जिले का गठन है वो 1982 में हुआ था। आप लास्ट में आपको रहेगा कि इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और ऐसा राजस्थान का कोई जिला ही नहीं है जिसके अंत में कितने आए हों। तो धौलपुर जिले का गठन कौन से वर्ष हुआ, 1982 में। आपके एक टॉपिक है जेनेटिक्स, सब्जेक्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सबसे पहले एक शब्द आता है आनुवंशिकी। 8वीं क्लास में दे रखा है कि आनुवंशिकी कहते किसको है।
आनुवंशिकी दो शब्दों से मिलकर बनाया। आनु का मतलब होता है क्रमगत और वंशिकी का मतलब वंश के रूप में। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते रहते हैं, कौन से लक्षण? आनुवंशिकी। और इसके गुण को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। एग्जाम्पल वहां पर छोटे बच्चों को समझाने के लिए बता रखा है कि जैसे घर में छोटे बच्चे का आगमन होने पर बुआ के द्वारा ये कहना है कि इसकी नाक है, ये इसके चाचा पर गई है, इसके कान है, वो ताऊ जी से मिलते हैं। इसका मतलब लक्षण कौन से हो गए? आनुवंशिकी लक्षण ही हुए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आनुवंशिकी का जनक किसको बोलते हैं, ये भी आप आराम से बता देते हो। ग्रेग जोन मेडल के रूप में या ग्रेगर जोन मेडल कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? कौन से मटर पर? उद्यान मटर कि जंगली मटर? उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम तो मैं बता देता हूं, पाइसम स्टाइव। जंगली मटर, जंगली मटर बात को ना थारा ना आवड़ना तो जरूरी थोड़ी है आपने, जो तारा आओ ही नहीं तो आपने को ठड़ो थोड़ी करना है। अगर हम बात करते हैं, मेंडल ने दो क्रॉस किए थे, एक तो मोनो हाइब्रिड, एक डायो हाइब्रिड। ये तो आएंगे ना? तो ठीक है, तो हाँ भरियो थे। अगर हम बात करते हैं एक संकर क्रॉस में, एक तो जीनोटाइप आते हैं, एक फिनोटाइप आते हैं। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो कितना है? 1:2:1। और फिनोटाइप 3:1। मैं आपके लिए सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा, ये अपनी 8वीं की एनसीईआरटी की बुक है, उसी में दे रखे हैं। वो तो मैं आपको सहलगनता वो तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ वो शब्द बोल रहा हूं। डाई हाइब्रिड में भी दो हैं, एक तो जीनोटाइप, एक फिनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात 12 और फिनोटाइप 9:3:3:1। अब ये बहुत बार पढ़ लिया, इतना ज्यादा पढ़ लिया कि हमें वो तो याद है। आपको कुछ नहीं करना, वो 9 अनुपात वाला रेशियो यहां पर लगाना है, यहां पर काम कर जाएगा। देखो यहां पर 9:3:3:1, इतना ही है। धौलपुर तो वैसे ही हमने पढ़ लिया कितने नंबर पर है, 2 पर, तो 2 से तो कितना हो जाएगा? 1982 में। अब अगर हम बात करते हैं इनको देखें तो आपको सिर्फ मेंडल वाला ये अनुपात ध्यान में रखना है, 9:3:3:1। और इस एक के आगे लास्ट में एक और लगा देना। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में आप और लगा दो, सिर्फ यहां तक ही सीमित रखना है। अब अपने आप जितने भी जिले हैं इन सब की आपको स्थापना वर्ष याद हो जाएगी। 82 में 10 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? और 9 जोड़े तब 91। 1991 में राजस्थान के 3 नए जिले बने थे, BDR, यानी बारा, दौसा, राजसमंद। अगर हम बात करते हैं 91 में 3 जोड़ दें, 1994 में कौन से जिले का गठन हुआ था? हनुमानगढ़। अगर हम बात करते हैं 94 में 3 जोड़ दें, 1997 कौन सा जिला? 97 में 10 जोड़ते हैं 2007 आती है। अगर 11 जोड़ दें तब कितने आ जाएंगे? 2008। तो इसमें 11 जोड़ते ये आ गया 2008। 2008 में कौन से जिले का गठन किया गया? प्रतापगढ़ में। वहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, यहां पर आप जोड़कर याद कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं इनकी डेट से रिलेटेड चर्चा करें तो धौलपुर जिले का डेट भी बहुत ईजी है। धौलपुर जिले का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1982। इनमें से 5 कम कर दो, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, BDR, यानी बारा, दौसा और राजसमंद। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में हनुमानगढ़ जिले का गठन, ये थोड़ी सी डेट आपको ध्यान में रखनी है, 12 जुलाई 1994। 12 में यहां पर लास्ट में संख्या कितनी है? 7, इसमें आप 7 जोड़ दो, 19 जुलाई 1997। ये वैसे भी याद है, 26 जनवरी 2008। यानी अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ करौली जिले का गठन कौन से वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 19 जुलाई 1997। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत का मतलब आप याद करके मेरे को सुनाओगे। धौलपुर जिले का गठन, धौलपुर कौन से नंबर पर? 2 पर, 2 से 1900
82 अपने आप डेट याद हो जाएगी। BDR 12 दोसा राजसमंद 1991 में, अगर आपके ध्यान में। हनुमानगढ़ 1994 में, करौली 1997 में, प्रतापगढ़ 2008 में। तो आप क्रमबद्धता बता सकते हो और इसके साथ में इसकी स्थापना कब हुई वो वर्ष भी आप बता सकते हो। फिर इससे रिलेटेड जो अगला पार्ट बनता है वो बनता है CM यानी मुख्यमंत्री। मैं आपसे पूछूं 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप आराम से बता दोगे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। आप ये भी बता दोगे इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले का गठन किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तब नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका गठन किया गया। अब बीच वाला ध्यान में रखना है, एक ही याद करना है। धौलपुर जिले का गठन किया, उसमें नाम आता है शिवचरण माथुर। जितने भी और जिले बने उस दौरान मुख्यमंत्री एक ही थे, भैरों सिंह शेखावत। थोड़ा सा प्रयास करो, आज के लिए एक बार इतना बनाओ, इसके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी है वो मैं बता देता हूँ। बना लोगे मेरे हिसाब से? ये भी लिख तो लो, कल समझा मैं दूंगा। मूल जिला यानी किसी न किसी जिले से तोड़कर बने हैं ये। जयपुर से तोड़कर दौसा बना था, उदयपुर से तोड़कर राजसमंद बनाया गया, गंगानगर से तोड़कर हनुमानगढ़ बना, सवाई माधोपुर से तोड़कर बनाया गया करौली, और प्रतापगढ़ जिले का गठन 3 जिलों से हुआ। एक तो नाम आता है उदयपुर, दूसरा नाम आता है चित्तौड़गढ़, ये गलत हो जाता है बहुत बार, और तीसरा नाम आता है उदयपुर। अपने माइंड में एक तो डूंगरपुर आएगा और एक राजसमंद आ जाएगा। अरे मेरे 1 मिनट सुनो भाई, उदयपुर 2 जगह लिख दिया मैंने, पासवर्ड। एक तो डूंगरपुर का ध्यान रख लेना इससे रिलेटेड, एक बार आप इतना लिखो, कल इसके बारे में चर्चा हम और कर लेंगे, लेकिन लिखना इसको अच्छे तरीके से इसी रूप में। अब नवीनतम जिले हम कल से शुरुआत करेंगे। अनूपगढ़ का नाम सुना होगा आपने, बालोतरा है, उनसे रिलेटेड। तो नवीनतम ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो इसके आगे जुड़ जाएगा।